Hello guys, in this lecture we are going to talk about vectors. Vectors are the physical quantities and we need to deal them mathematically. So in this lecture we are going to talk about what is meant by vectors, how they are dealt with, what are the types of the vectors, and one operation done with the vectors. So we'll start with that. So the first one, consider a system. In that system, consider that there is a mass of 1 kg. There is a mass of 1 kg. On the top of that, there is a mass of another 1 kg. There is a mass of another 1 kg. There is a mass of another 1 kg. So the total mass in this whole system is 1, 2, 3, 4. 4 kgs mass is in this system. If I change the position of these masses, if I put this mass over here, I put this mass over here, I put this mass over here, and this mass anywhere somewhere else in the same system, still the whole mass of the system remains same. If I put this mass from this side, if I put this mass from this side, if I put this mass from this side, if I put the mass from this side, still the whole mass of the system is 4 kg. That means there is no change. Once I put the mass into the system, or I started putting the mass into the system, there is no change in the total mass of the system. Now consider ये एक सिस्टम है. इस सिस्टम को अगर मैंने इस साइड से फोर्स लगाया तो ये सिस्टम ऑब्वियसली इस साइड में मूव होगी. सपोज मैंने इस साइड से अगर इस सिस्टम को फोर्स लगाया तो वो नीचे वाली डायरेक्शन में मूव होगी. अगर मैंने सिस्टम को इस साइड से फोर्स लगाया तो वो उस साइड में मूव होगी. इसका मतलब ये जो सिस्टम होगी उस पे इस फोर्स का जो भी इफेक्ट होने वाला है, दैट इफेक्ट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड. कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं और किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ये दोनों चीजें पे डिपेंड करता है कि ये वाला फोर्स इस वाली सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करेगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट इन दिस सिस्टम. इस सिस्टम में मास इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन और मास का कुछ लेना देना ही नहीं है. लेकिन यहां पे फोर्स और उसका इफेक्ट जो होता है, दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the direction of the force. So what I mean by vectors, the physical quantities having the magnitude, direction and obeying the vector algebra, laws of vector algebra are called as vectors. यानी ऐसी physical quantities जिनका magnitude भी है, जिनका direction भी है जैसे force का है, और जो vectors vector algebra के laws obey करते हैं. So for example, displacement वेक्टर क्वांटिटी है, लास्ट ईयर आपने देखा होगा. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वेट, थ्रस्ट, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है विच आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज विच आर नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन आर नॉट एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. जस्ट उनका मैग्नीट्यूड ही सफिशियंट होता है उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए. ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज. और जो ये सारे पे डिपेंड होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग द वेक्टर अलजेब्रा, ये इन क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. सो द थिंग इज, ये वाली सारी जो क्वांटिटीज हैं, ये सारी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं. स्केलर क्वांटिटीज अगर आपको चाहिए तो यू कैन टॉक अबाउट प्रेशर के बारे में बात कर सकते हो, वर्क डन के बारे में बात कर सकते हो, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. सो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं और यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज है. नाउ यहाँ पे और एक अचानक सा एक वर्ड आ गया है विच इज कॉल्ड एज वेक्टर अलजेब्रा. ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है? सर अलजेब्रा पता है, ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? सो विल ट्राई टू डू दैट. सपोज एक 30 kg का मास है. इस 30 kg के मास पे अगर मैं ये 5 kg का मास रख देता हूं तो टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया? 35 kg. अगर ये वाला 5 kg का मास मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख दिया तो टोटल सिस्टम का मास कितना है? अभी भी 35 kg है. अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्या हुआ? अभी भी 35 kg है. सो ये डिपेंड नहीं करता कि ये कहाँ पे लगा है और कैसे लग रहा है. द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट 30 + 5. यही तो होता है सिंपल अलजेब्रा में कि अगर आपके पास पहले से ही 200 रुपीज़ है, अगर आपको कोई 100 रुपीज़ देता है तो आपके पास टोटल कितना हो जाता है? 300 रुपीज़. सो दैट इज अ सिंपल अलजेब्रा, क्योंकि वो 200 रुपीज़ किसी भी डायरेक्शन से दे, आपको टोटल आपके पास 300 रुपीज़ ही होने वाले हैं. लेकिन कंसिडर करो कि एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है. अगर इस बंदे को मैं इस साइड से फोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन का,
और दूसरा एक बंदा है वो भी इसको इसी साइड से फोर्स लगाता है, सपोज 5 ही न्यूटन का। हम दोनों मिलके एक्सक्यूज मी, दोनों मिलके 5-5 न्यूटन का फोर्स इसको लगा रहा है, तो इसको टोटल फोर्स कितना मिल रहा है? यस, 10 न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और मैं इसको इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाता, दूसरा बंदा इसको इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ऑब्वियसली मुझे पता है, बाय इंट्यूशन मुझे समझ में आ जाता है कि ये जाएगा इस डायरेक्शन में, पहली बात, और इस पे जो भी फोर्स लगेगा उसका जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट इन दोनों ने एक ही डायरेक्शन में लगाए हुए फोर्स के इफेक्ट से अलग होगा। So it is not just about the magnitude of the forces, it's also about the direction of the forces. यानी अगर यही फोर्सेस अगर मैं एक इस डायरेक्शन में लगाऊं और दूसरा वाला इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो अगेन द इफेक्ट विल बी डिफरेंट। मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू ऐड टू डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज, दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर आपको ऐड करना है तो सिंपल अलजेब्रा काम नहीं करता। सो यू हैव टू गो फॉर सम डिफरेंट रूल्स ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। दोज रूल्स कम अंडर वेक्टर अलजेब्रा, उनको भी देखेंगे हम लोग स्लोली। सो ये जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, इस वेक्टर अलजेब्रा के बारे में भी हमें पढ़ना है, इसमें बेसिकली यही पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर में। सो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना, तो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ बार। बार मीन्स इसके ऊपर इट इज आई एम कंसिडरिंग इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एस बार, ये एक्सेलरेशन बार, इसके बाद ये वेलोसिटी बार। सो ये जो बार होता है ये बताता है कि जो भी क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो, दैट क्वांटिटी इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक कोई भी वेरिएबल लेके उसके ऊपर बार करने के बाद इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो इक्वल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उनको कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। दूसरा पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में लगाए हुए हैं, तो उनको कहा जाता है पैरेलल वेक्टर्स। उनके मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तीसरा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मींस द वेक्टर्स विच आर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी इक्वल वेक्टर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होता है। पैरेलल वेक्टर्स में उनका मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन सेम होना कंपलसरी होता है। एंटी पैरेलल में उनका डायरेक्शन अपोजिट होना, एग्जैक्टली अपोजिट होना कंपलसरी होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना हो डजंट मैटर। सो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। ये जो वेक्टर्स हैं, सपोज ये एक वेक्टर मैंने बताया, ये वेक्टर, तो ये ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल के लिए एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन होना कंपलसरी होता है, एंटी पैरेलल के लिए एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन होना कंपलसरी होता है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स यानी जो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं और इन लाइन है, उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स यानी ऐसा वेक्टर कि जिसका डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन तो जीरो नहीं हो सकता, सो मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका डायरेक्शन आर्बिट्री कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स कोई भी डायरेक्शन हो डजंट मैटर, बिकॉज एनी हाउ द मैग्नीट्यूड इज जीरो। सो द वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन आर कॉल्ड एज जीरो वेक्टर्स। उसके बाद यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स यानी अभी यहां पे समझ में आ गया होगा, जीरो वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड जीरो, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड यूनिट। सो यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है यूनिट वेक्टर्स। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लगेंगे इस पूरे के पूरे यूनिट में। सो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यानी 1 मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो बेसिकली ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मेजर काम होता है कि भाई डायरेक्शन बताओ। तो ये वाले जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली डायरेक्शन के बारे में आपको एकदम डिटेल में बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी यूनिट वेक्टर का काम ही ये होता है कि डायरेक्शन के बारे में बताओ, दैट्स इट। तीसरा होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर, बाद में हम देखने ही वाले हैं, फिर भी अभी मैं बता देता हूं आपको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो यूनिट वेक्टर
इन दिस एक्स एक्सिस डायरेक्शन, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर, उसको कंसिडर किया जाता है आई कैप। हाँ, एक और बात बताना रह गया मैं कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से दिखाए जाते हैं, और दूसरी बात ये होती है वो स्मॉल लेटर से दिखाने के बाद उनके ऊपर बार नहीं होता, उनके ऊपर कैप होती है, यानी ए कैप इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर। ए बार नहीं, ए कैप से दिखाया जाता है। सो मैं ये बता रहा था कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो भी होती है, उस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होता है, यानी जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है हमेशा, उसे कंसिडर किया जाता है आई कैप। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है उसको कंसिडर किया जाता है जे कैप, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है उसको कंसिडर किया जाता है के कैप। ये तीनों स्मॉल है, उनके ऊपर कैप है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला है कि आई कैप, जे कैप, ये तीनों जो है ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताते हैं। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये बेसिकली एक्स वाई एंड जेड की डायरेक्शन बताते हैं रिस्पेक्टिवली। इनको भी कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। इनको ही नहीं, इनको भी कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये बेसिकली बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताने का। अदरवाइज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यानी कोई भी दो वेक्टर्स की जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनको कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देन एक्सियल वेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे हमने जो भी वेक्टर्स के बारे में बात की, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो एक लीनियर वेक्टर दिखाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है तो बेसिकली वो भी तो खुद की डायरेक्शन लेके घूम रहा है। यानी अगर ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, ये डिस्क सपोज कंसीडर करो, और ये गोल घूम रही है ऐसे, तो इसकी कोई ना कोई तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब ये वाली अगर एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, तो ये वेलोसिटी कोई एक डायरेक्शन नहीं दिखा रही, रादर ये कंटिन्यूअसली डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रही है। तो ये वाले भी वेक्टर्स हैं, बिकॉज ये जो क्वांटिटीज है ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। हाँ, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल घूम रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको कहा जाता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर एक डिस्क घूम रही है तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी की। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे पैरामीटर आपको बाद में पढ़ने ही है। अभी के लिए बस याद रखना कि ये सारे वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। व्हेनेवर द मोशन इज अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस होता है और इसके अराउंड ये गोल 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 घूम रहा है, यानी एक डिस्क है, ये डिस्क गोल गोल घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के अराउंड अगर ये घूम रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स यानी जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं उनको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी एक ही प्लेन में अगर हैं तो उनको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी ये वाली अगर केस कंसिडर करोगे तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर रहा हूं तो आई और जे ये दोनों ही कोप्लेनर वेक्टर है। के इज नॉट अ कोप्लेनर वेक्टर विथ आई एंड जे। अगर मैं एक्स जेड प्लेन अगर कंसिडर कर रहा हूं तो ये नीचे वाला जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है। अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो जे वेक्टर जो होता है, जे वेक्टर इज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन। सो एक्स जेड प्लेन में सिर्फ आई और के है, तो ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है व्हेन आई कंसिडर द एक्स जेड प्लेन, और जे जो होता है वो दूसरे प्लेन में है। ठीक है। सो ये वाले सारे वेक्टर्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। ये इन दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स हमें याद रखने पड़ते हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द वेक्टर अलजेब्रा। नाउ कोई भी एक रैंडम वेक्टर अगर ए बार मैं कंसिडर करता हूं तो उसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो mod of A tells you the magnitude of that vector and A cap gives you the obviously direction of that vector. So A bar is a random vector, can be represented as this. Now हम वेक्टर अलजेब्रा सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। सो वेक्टर अलजेब्रा इज नॉट एग्जैक्टली लाइक द नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा में अगर 2 + 2 = 4 हो जाता है तो वेक्टर अलजेब्रा में हमेशा 2 + 2 4 नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन की 2 और 2 ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है। सो वेक्टर अलजेब्रा सेपरेटली पढ़ना पड़ता है, सेपरेटली उसके ऑपरेशंस पढ़ने पड़ते हैं। सो वेक्टर अलजेब्रा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। पहला वेक्टर है पहला जो ऑपरेशन पढ़ेंगे हम वो है ऑब्वियसली एडिशन, दूसरा पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, तीसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर में दो टाइप्स हैं, एक होता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट।
तो ये ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सो उससे पहले एक छोटा सा पार्ट बता देता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जब कभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको पता करना है तो कैसे पता किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करके चलो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा भाई, ठीक है ना। ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। सर ये तो दूर दूर है तो इनके एंगल बीच में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मुद्दा ये होता है कि एक लिबर्टी हम ले सकते हैं यहां पे कि ये वाला जो वेक्टर है पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, याद रखना पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, अगर ये वाला वेक्टर है तो पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, इस पूरे प्लेन में मैं कहीं पे भी पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन इसको लेके जा सकता हूं। यानी मैं सॉरी, ये वाला वेक्टर अगर मैं यहां पे रख दूं तो भी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज आई हैव जस्ट मूव्ड इट इन दिस डायरेक्शन एग्जैक्टली पैरेलल टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इसको मैं मूव कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको अगर ए वेक्टर कंसिडर करता हूं, ये ए बार वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर बी बार वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कंसिडर टू बी व्हेन आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अगर एग्जैक्टली मैच कर दें। अगर ये वाला बी वेक्टर है तो एग्जैक्टली आई ट्राई टू ड्रॉ द एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन। चलो, सो ये वाला बी वेक्टर है, मैंने क्या किया हुआ है, इस वेक्टर को पकड़ के बस यहां पे लेके आया मैं, तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मैच हो गया। सो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही मैच हो गया तो ये वाला जो एंगल होता है, बेसिकली दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये वाला जो होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको ऐसे बोला गया कि ये वाला एक वेक्टर है, ये दूसरा वाला वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो यहां पे एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकता बिकॉज दिस इज नॉट द एंगल। एंगल कौन सा होगा, मैं इसको उठाऊंगा, यहां पे रखूंगा, देन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गए और ये वाला जो है ये वाला बन जाता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो याद रखना, व्हेनेवर द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स आर मैच्ड एट अ सिंगल पॉइंट, देन उन दोनों के बीच का जो भी एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और एक छोटी सी चीज बतानी है आपको कि ये जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, अ लाइन विथ एन एरो वेयर एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें डू नॉट मिसअंडरस्टूड दिस विथ द रे इन योर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको जो रे पढ़ाया जाता है उसके साथ इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, बिकॉज ज्योमेट्री जो में रे पढ़ाते हैं ऑब्वियसली उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यस इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होती है, रे की भी डायरेक्शन होती है, लेकिन रे हैज इनफाइनाइट लेंथ। लेकिन यहां पे ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ होती है बेसिकली वो रिलेटेड होती है मैग्नीट्यूड के साथ। यानी अगर यहां पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन निकालता हूं टू शो द 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स, याद रखना 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स दिखाने के लिए कि 1 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, एंड इफ आई एम शोइंग दिस विथ 1 सेंटीमीटर ऑफ द लाइन, तो मुझे अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है तो दिखाना है, तो मुझे ऑब्वियसली क्या करना पड़ता है, 2 सेंटीमीटर की लाइन निकालनी पड़ती है विद द डायरेक्शन। सो याद रखना कि यहां पे लेंथ ऑफ द वेक्टर इज रिलेटेड विथ, यानी लेंथ ऑफ दिस लाइन इज रिलेटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन इज रिलेटेड विथ द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना। सो डोंट मिसअंडरस्टूड दिस विद द रे इन योर ज्योमेट्री। यहां पे लेंथ इसकी इनफाइनाइट नहीं होती है, लेंथ इज ऑलवेज फाइनाइट एंड विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। फाइन। तो ये दोनों चीजें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसमें से सबसे पहला लॉ पढ़ने वाले हम, दैट लॉ इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके आगे जाके हम पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। यानी वेक्टर एडिशन के 3 लॉज हैं, तीनों के तीनों लॉज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो पहला लॉ है ये। सो अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। कंसीडर करो देयर इज अ 1 वेक्टर ए बार, एक दूसरा वेक्टर है बी बार, और इन 2 वेक्टर्स का मुझे एडिशन करना है, इन 2 फिजिकल क्वांटिटीज का मुझे एडिशन करना है। सो कैसे किया जा सकता है? सो मैंने ए बार लिया, मैंने आपको बोला है कि ये फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर इस पूरे प्लेन में या फिर कहीं पे भी एग्जैक्टली अगर सेम डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैं कहीं पे भी उसको मूव कर सकता हूं। तो मैंने ए बार को यहां पे मूव कर दिया, बी बार को यहां पे मूव कर दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताता है कि अगर मैंने एक वेक्टर को एक जगह पे रख दिया
यहाँ पे ये जो होता है ये वेक्टर का हेड होता है, ये जो होता है ये वेक्टर का, सॉरी, ये जो होता है ये वेक्टर का हेड होता है, और ये जो होता है ये वेक्टर की टेल होती है। तो एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस स्ट्रक्चर में पहले वेक्टर की टेल को अगर दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करते हैं, देन यू गेट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसे कहा जाता है ट्रायंगल लॉ। और एडिशन होके जो भी नया वेक्टर तैयार होता है उसे कहा जाता है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी अगर मैं कहूं कि ये ए एक फोर्स है, बी एक फोर्स है, तो आर विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू फोर्सेस। आर विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू फोर्सेस। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यह कहता है कि आप पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करो कि ये एक वेक्टर को आपने ऐसे रखा, दूसरे वेक्टर को ऐसे रखा, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाने वाली अगर एक लाइन तैयार करता हूं, तो दैट लाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज टेल्स यू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना? ऐसे भी कहा जाता है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट। यानी बहुत बार इसके आगे जाने के बाद बहुत बार मैं बोलूंगा कि फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट, तो याद रखना कि फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सो ये एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का अगर एडिशन हो जाता है तो दो वेक्टर्स का एडिशन होने के बाद मुझे क्या मिलता है? तीसरा वेक्टर। सो रिजल्टेंट इज ऑल्सो वेक्टर। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, तो मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है। ये ग्राफिकली हो गया कि ये कैसे निकाला जाता है। नाउ विल गो फॉर मैथमेटिकली कि इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सो अगेन वही डायग्राम है। मैंने क्या किया? आई जस्ट ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, bn को परपेंडिकुलर डाल दिया और a को एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको o नाम दे दिया है, यहाँ पे a नाम दे दिया है, यहाँ पे b नाम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये लाइन को सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, लाइन को एक्सटेंड किया है, वेक्टर को एक्सटेंड नहीं कर सकते बिकॉज लाइन इज, ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ फाइनाइट लेंथ है उसकी। ठीक है ना? तो इसको ऐसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मैं बस इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां से ऊपर से मैंने bn को परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यहां पे ठीक से देखो, इन ट्रायंगल abn, ये जो abn ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो abn दिख रहा है, इन abn an डिवाइडेड बाय b, अगर ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूं, यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो ये थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन। अगर मैं ये वाला वेक्टर उठा के यहाँ पे रख देता हूं, ठीक है ना, बी वेक्टर अगर यहाँ पे रख देता हूं, तो इन दोनों की टेल्स मैच होगी। टेल्स मैच होगी, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। अब ये वाला पैरेलल है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो थीटा हियर इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो इन ट्रायंगल ABN an डिवाइडेड बाय b, ये an डिवाइडेड बाय ये वाला b, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली b लिख रहा हूं, तो सिर्फ b लिखूंगा। इसका मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b मींस लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ। सो an डिवाइडेड बाय b, सो an डिवाइडेड बाय ये वाली लाइन यानी ab लाइन। ठीक है ना? ab लाइन की लेंथ कितनी है? b। ठीक है ना? सो b जो है, सो b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस ab लाइन। सो an डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू cos थीटा, therefore an is equal to b cos theta। ये आ गया। सिमिलरली bn डिवाइडेड बाय b, ये जो bn है, सो bn डिवाइडेड बाय अगेन b, सो bn डिवाइडेड बाय b sin थीटा मिल जाता है, सो bn इज इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल OBN, ठीक है ना, ये वाला एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में आर स्क्वायर, यानी ये वाला जो है आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस बन जाता है, ये हाइपोटेनस बन जाता है। बेस कितना है आपका? बेस इज ON एंड हाइट इज BN। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। सही है? पाइथागोरस। सो मुझे पता है ON क्या है? ON इज नथिंग बट OA प्लस AN। सो OA प्लस AN होल स्क्वायर प्लस BN। अब यहाँ पे A प्लस B cos थीटा। OA क्या है? ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑब्वियसली A वेक्टर है वो, तो A का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A होगा। ठीक है ना? अब an की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, an इज दिस, सो b cos थीटा यहां पे रख दिया। उसके बाद bn की भी वैल्यू निकाल चुका हूं, bn इज b sin थीटा, सो वो भी यहां पे रख दिया। सो
दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन सी स्क्वायर, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है इसको मैंने एक्सपांड कर दिया और बी कॉस थीटा यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सो उसके बाद नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो बी स्क्वायर रह गया, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यहाँ पे रह गया, सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेसिकली ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b and theta is the angle between these two vectors, ठीक है। अब और एक चीज यहां पे बता देता हूं मैं कि ये पूरा जो डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, इस पूरे डेरिवेशन में एक जगह पे मैंने मिस्टेक की है, फाइंड आउट दैट मिस्टेक। अगर आप केयरफुली डेरिवेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा वो वाली मिस्टेक, ठीक है। चलो, अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए हमें, बिकॉज इट इज अ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे सबसे पहले बताओ व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन। आपको अगर पूछा गया कि ये वाली डायरेक्शन क्या डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन क्या डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ओके फाइन। ये वाली डायरेक्शन सर इंक्लाइन डायरेक्शन है, तो ये वाली सर ये भी इंक्लाइंड है, डाउनवर्ड इंक्लाइंड है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, तो ये सर ये भी डाउनवर्ड इंक्लाइंड है इन द राइट वर्ड्स। सो ये वाला जो है ना, ये कंफ्यूजन तैयार करता है, बिकॉज वी डोंट नो कि डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बतानी है। सो मैं क्या कर लेता हूं कि अब मैं कर लेता हूं कि यहां पे मैं एक सिस्टम तैयार कर लेता हूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। हाँ, अब मैं बता सकता हूं कि ये डायरेक्शन कौन सी है, हाँ सर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सर ये डायरेक्शन कौन सी है, सर ये वेस्ट साउथ डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये सर ईस्ट साउथ डायरेक्शन है सर। हाँ, अब पता चल जाता है सर ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है। यानी मैंने जब रेफरेंस तैयार किया तब मुझे पता चला कि मैं डायरेक्शन कैसे बता सकता हूं। यहां पे भी अगर मुझे प्रिसाइजली मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन बतानी है तो मैं बताता हूं कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन को साउथ साइड में 45 डिग्री करती है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन को साउथ साइड में 45 डिग्री का एंगल करती है। अब ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया, यानी जब कभी भी मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ती है तो मुझे बेसिकली रेफरेंस लेना पड़ता है, और रेफरेंस लेने के बाद ही मैं डायरेक्शन बता सकता हूं। तो यहां पे अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर बतानी है तो मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं रेफरेंस लेने के लिए मेरे पास है क्या, तो मेरे पास रेफरेंस लेने के लिए एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, बाकी तो कुछ नहीं है, मुझे पता ही नहीं है बाकी कुछ, कि ये प्लेन है, प्लेन में दो वेक्टर्स थे, दो वेक्टर्स का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया। इसलिए जब कभी भी मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ता है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड विथ रेफरेंस टू ए या फिर बी। ए और बी दोनों के रेफरेंस से, दोनों में से किसी भी एक के रेफरेंस से उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो यहां पे अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो मैं बताता हूं कि रिजल्टेंट मेक्स द डायरेक्शन एंगल अल्फा विथ द डायरेक्शन ऑफ ए। यहां पे मैं अल्फा फाइंड आउट करूंगा बिकॉज अल्फा इज द रिजल्टेंट की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी डायरेक्शन अगर मुझे बतानी है तो मुझे किसी के रिस्पेक्ट में बतानी पड़ेगी। तो यहां पे अल्फा इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ डायरेक्शन ऑफ ए, ऐसे बताऊंगा मैं। सो यहां पे अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी एन डिवाइडेड बाय ओ एन, बी एन डिवाइडेड बाय ओ एन। सो बी एन डिवाइडेड बाय ओ एन अगर मैं करता हूं तो आई गेट द डायरेक्शन। सो बी एन मुझे पता है बी साइन थीटा, ओ एन पता है ए प्लस बी कॉस थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। होपफुली आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है, अगर नहीं हो चुकी तो डोंट वरी, ये ट्रिग्नोमेट्री के इनिशियल पार्ट में ही आ जाता है। सो यू विल बी कंफर्टेबल विद व्हेन यू अंडरस्टूड द इनवर्स वाला पार्ट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विथ डायरेक्शन ऑफ ए बार के डायरेक्शन के रेफरेंस में ये वाली डायरेक्शन मैं बता चुका हूं, ठीक है। और एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि मैंने पहले क्या किया,
ये ए वाला रखा और उसके हेड के साथ बी का टेल अटैच किया। अगर मैं उल्टा करता तो, ठीक है, अगर मैं उल्टा करता तो ए की टेल के साथ मैं बी का हेड अगर ज्वाइन करता तो फिर भी आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्टेंट मिलता है। सो इन द वेक्टर अलजेब्रा ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, ये ट्रू होता है। याद रखना, यहां पे याद रखना कि ए बार प्लस बी बार, यहां पे ए बार प्लस बी बार करके हमने जो भी रिजल्टेंट निकाला है वही रिजल्टेंट निकलता है व्हेन यू गो फॉर बी बार प्लस ए बार। आप ट्राई करके देख सकते हो, सेम करना है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर ये वाला एक्सटेंड कर दो एंड स्टार्ट वर्किंग, आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। या फिर यहां से भी आप करोगे तो भी चलेगा। सो वट एवर विच एवर द मेथड यू गो, ट्राई करो। एक अलग वाली मेथड है, ये अलग वाली मेथड ट्राई कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स वट एवर द रिजल्ट्स यू हैव गॉट नाउ। सो दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एग्जैक्टली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। इस वेक्टर एडिशन में आपको दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर फर्दर वेक्टर लॉज जिनके साथ हम डील करेंगे। फॉर टुडे दिस इज ऑफ। थैंक यू।